मेरे सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के. जी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं मन्नू भंडारी जी की एक प्रसिद्ध कहानी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और इस कहानी का नाम है यही सच है। तो ये जो कहानी है इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इस कहानी की, और इसकी समीक्षा साथ में हम करते जाएंगे। ठीक है, तो इनका उद्देश्य, भाषा शैली, शिल्प, इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही विस्तार से देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रस्तावना के साथ। इस कहानी की प्रस्तावना को देख लेते हैं। यही सच है, ये जो कहानी है इसमें लेखिका मन्नू भंडारी जी ने नारी मन के मनोभावों को डायरी की शैली में प्रस्तुत किया है। डायरी शैली क्या होती है दोस्तों? जैसे हम सामान्य अपनी दैनंदिनी को लिखने का कार्य करते हैं, उसी तरह डायरी शैली में भी क्या है, इस कहानी को लिखा गया है। ठीक है, अर्थात लेखिका ने ये जो इसमें पात्र रहती है, जिसमें जो एक मुख्य पात्र का रूप है ना, उसके द्वारा डायरी शैली में उसके द्वारा डायरी लिखवाया है, ऐसा जान सकते हैं। और वह डायरी के माध्यम से अपनी कहानी हमें बता रही है। ठीक है, तो यही सच है कहानी एक डायरी शैली में लिखा गया कहानी है और इसमें लेखिका ने नारी के मन के मनोभावों को बताया है। ठीक है, इसमें लेखिका ने नारी मन की स्थिति, उसके अंतर्द्वंद्वों के साथ साथ दीपा के निर्णयहीनता की स्थिति को बहुत बारीकी से उद्धृत किया है। तो इस कहानी यही सच है की नायिका है दीपा। तो दीपा के मन में जो अंतर्द्वंद चलते हैं, निर्णय लेने की स्थिति में वह नहीं रह सकती, वह विचार करती है लेकिन वह एक सही निर्णय नहीं ले पाती। इन स्थिति को बहुत ही बारीकी से इस कहानी में बताया गया है। और दोस्तों, यह जो कहानी है सिर्फ़ एक कहानी ना होकर हमारे जो आधुनिक जीवन में, शहरी जीवन में ज़्यादा चलता है, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे लोगों में आज में ये जो मानसिकता चलती है, उस मानसिकता को यह कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से बताता है। तो बदलते आधुनिक परिवेश और स्त्री मन में उत्पन्न प्रेम के आंतरिक द्वंद्व को भी इसमें चित्रित किया गया है। इसमें प्रेम कोई वस्तु नहीं, जीवन की सच्चाई है, और जीवन का ऐसा सत्य है प्रेम जो सुंदर होते हुए भी हमारे जीवन में हमेशा असुंदर बना हुआ है। और यही सच है कहानी का अर्थ अगर हम पता लगाएं, इसके अर्थ को देखें, तो इस कहानी में कोई रिश्ता या कोई संबंध सच न होकर वह क्षण या वह पल ही सच होता है। ठीक है, इसमें कोई रिश्ता सच नहीं है, एक क्षण और एक पल ही सच है, जिन अंतर्वृत्तियों से दीपा का मन संचालित होता है। तो इस कहानी में जिस समय दीपा जो महसूस करती है वही उसके लिए सच हो जाता है। तो अभी आपको समझ नहीं आएगा, आप कथा सार पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पूर्ण रूप से यह समझ आ जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं कथा सार की तरफ। तो यही सच है कहानी का जो कथानक है, यह एक शहरी मध्यम वर्ग है। ठीक है, और यह जो कथानक है वह कानपुर, कलकत्ता और पुनः कलकत्ता से कानपुर पहुंचकर पूरा होता है। और कथा नायिका अर्थात कथा की नायिका कौन है? दीपा है। ठीक है, दीपा कानपुर में रिसर्च स्कॉलर है, रिसर्च करती रहती है, और दीपा का पहला संपर्क निशिथ नामक युवक से होता है। तो इस कहानी में आपको दो पात्र दिख गए, पहला दीपा और दूसरा निशिथ। तो दीपा का पहला संपर्क निशिथ नामक युवक से होता है, जिससे वह प्रेम करती है। पर कुछ समय बाद समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, और दीपा की ज़िंदगी में संजय नामक एक दूसरा युवक आ जाता है। तो निशिथ के बाद हमें दूसरा पात्र मिलता है संजय। तो ये जो दूसरा प्रेम है, युवक के रूप में दीपा को दूसरा प्रेम मिलता है जिसका नाम संजय है, और दोनों के बीच प्रेम और भविष्य को लेकर बातें होती रहती है। इसी दौरान दीपा को एक इंटरव्यू के लिए फिर से कलकत्ता बुलाया जाता है। कानपुर में रहती है और इसको इंटरव्यू के लिए कहाँ बुलाया जाता है? कलकत्ता बुलाया जाता है।
तो दीपा इंटरव्यू की तारीख से कुछ समय पहले अपने स्कूल की सहेली, उसकी दोस्त इरा के घर कलकत्ता पहुंच जाती है। ठीक है, इंटरव्यू तारीख के कुछ पहले दिन पहुंच जाती है। किसके घर? इरा के घर पहुंच जाती है, जो इसकी स्कूल फ्रेंड रहती है। शाम के समय चाय के लिए दीपा अपनी दोस्त इरा के साथ कॉफ़ी हाउस में जाती है और वहाँ पे संयोगवश उसकी मुलाकात उसके पूर्व प्रेमी निशित से होती है। अब जो दीपा है वह निशित से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। फिर भी निशित द्वारा हाल चाल पूछे जाने पर दीपा उसके सवाल का जवाब दे देती है, उसका उत्तर देती है और उसे अपने कलकत्ता आने का कारण भी दीपा बता देती है। इस दौरान दीपा निशित के साथ घूमती फिरती है। निशित के साथ रहते हुए और उससे बातें करते हुए दीपा को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि निशित का प्यार ही सच्चा प्यार था। आज जो संजय मेरे साथ है, उसका साथ जो है वह जीवन में आए हुए एक खालीपन की पूर्ति मात्र है। तो संजय का प्रेम वास्तविक और सच्चा नहीं है। संजय का प्रेम एक खालीपन की पूर्ति करने का मात्र साधन है, यह सोचती है। तो कलकत्ता से कानपुर लौटते हुए वह मन ही मन तय करती है कि वह संजय से निशित के बारे में सारी बातें बता देगी और कानपुर आने पर वह पुनः निशित को पत्र लिखती है और निशित को पत्र भेजकर वह उसके उत्तर की प्रतीक्षा करती है। और इसी बीच उसे अपनी सहेली इरा द्वारा भेजा गया एक तार मिलता है कि उसकी नियुक्ति हो गई है, बधाई हो। लेकिन इरा के तार से उसे खुशी अर्थात दीपा को खुशी महसूस नहीं होती है। दीपा का भले नौकरी लग जाता है लेकिन उसे खुशी महसूस नहीं होती है, क्योंकि उसे निशित के पत्र का इंतज़ार है। तो इरा के पत्र के कुछ दिनों बाद उसे नियुक्ति संबंधी पत्र निशित का भी मिलता है और जिस पत्र का उसे इंतज़ार था वह पत्र उसे मिल जाता है। लेकिन उस पत्र को जब वह पढ़ती है तो उस पत्र में बधाई के अलावा लिखा रहता है शेष फिर कभी। तो यह जो शेष फिर कभी जो शब्द लिखा रहता है, यह जो वाक्य है दीपा को पुनः दुविधाग्रस्त कर देता है, दुविधा में डाल देता है। वह क्लियर नहीं हो पाती कि किसके साथ रहे। तो इसी बीच संजय जो है वह रजनीगंधा फूल के साथ दीपा के पास पहुंचता है। दीपा संजय को देखकर प्रेम विह्वल होकर उससे लिपट जाती है और संजय का स्पर्श, संजय के साथ व्यतीत किए गए वे सारे मधुर क्षण ही उसे सत्य लगता है। तो हालांकि वह निशित को चाहती है, संजय को भी चाहती है, लेकिन निशित उसके साथ नहीं है, संजय उसके साथ है और उसका मधुर क्षण, उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल उसे सत्य लगने लगता है और सारा संसार व्यर्थ और मिथ्या लगने लगता है। तो इस प्रकार अपने अंतर्द्वंद्व के बीच यह जो कहानी है समाप्त हो जाती है और यह सवाल छोड़ ही देती है कि आगे क्या, या कि सच कौन सा प्रेम है। इसको बताए बिना ही कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने कथानक देख लिया। अब हम देखते हैं कहानी के पात्र और उनकी विशेषताओं को। तो यही सच है, कहानी में मुख्यतः 3 पात्र आपने देखे हैं। पहला पात्र है दीपा, दूसरा मुख्य पात्र है निशित और तीसरा है संजय, जिसमें दीपा इस कहानी की नायिका है। अब इन तीनों पात्रों के इर्द गिर्द और उनके संवादों के बीच में कहानी ही घूमती है और सहायक पात्र के रूप में दीपा की सहेली है जिसका नाम है इरा। तो कहानी में प्रेम और जीवन साथी चुनने को लेकर स्त्री के मन में चल रहे अंतर्द्वंद्व को यहाँ पे विषय बनाया गया है। ठीक है, तो कहानी का मुख्य विषय क्या है? जीवन साथी चुनने को लेकर स्त्री के मन में चल रहे अंतर्द्वंद्व को ही इस कहानी का विषय बनाया गया है। दीपा के बारे में देखते हैं कि दीपा एक रिसर्च स्कॉलर है, वह कानपुर में रहती है। उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला पुरुष जो है वह निशित है, जिससे वह प्रेम करती थी, लेकिन संजय के आने के बाद वह उसे भूल जाती है। दीपा संजय के साथ खुश रहती है। वह नौकरी पाने के बाद उससे शादी करने की सोचती है। इसी बीच जब वह कलकत्ता में अपने पुराने प्रेमी निशित से मिलती है, तब उसे पता चलता है कि निशित ने अभी तक शादी नहीं की है।
तो दीपा सोचने लगती है कि क्या वह आज भी उसे चाहता है। तो दीपा अपने अंतर्द्वंद्व से जूझती हुई कोई भी निर्णय नहीं कर पाती और आखिर वह चाहती क्या है यह समझ ही नहीं पाती। वह समझ नहीं पाती कि करें तो क्या करें, सच क्या है। कभी उसे संजय का प्रेम सही लगता है तो कभी उसे अपने पहले प्रेमी निशित को सही मानती है। शेष सब कुछ झूठ और मिथ्या लगता है। वह चाहकर भी निशित को संजय के बारे में नहीं बता पाती है कि वह संजय नामक युवक से प्रेम करती है और उसी से शादी भी करना चाहती है। इस तरह से तो कहानी में निशित और संजय ये जो हैं, इसके बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। और दीपा का दूसरा प्रेमी जो है संजय, उसके पहले प्रेमी निशित के बारे में जानता है, इस तरह से बताया गया है। और वह उसे लेकर दीपा से मजाक भी करता है। जो संजय है निशित को लेकर मजाक भी करता है और जिस बात से दीपा को गुस्सा भी आता है। लेकिन दीपा के पहले प्रेमी जो निशित है, इसको लेकर संजय के मन में किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व या भय नहीं दिखाई देता है। दीपा अपने पहले प्रेमी और प्रेम को लेकर विचार करती है कि 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। इस तरह से वह सोचती है। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उस सब को भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर तो वह सब ऐसी बेवकूफ़ी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। वह आगे सोच रही है कि एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारे आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थे, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थे जिनसे जीवन को नीरस और बोझिल जिसने जीवन को नीरस और बोझिल कर दिया था। तो इस तरह से अपने पहले प्यार के बारे में दीपा सोच रही है। दूसरी तरफ देखें तो जो दीपा है उसके दूसरे प्रेमी के बारे में कुछ पता नहीं होता निशित को, है ना। निशित नहीं जानता कि संजय कौन है और न ही निशित जानने की कोशिश करता है। वह तो स्वयं ही आत्मग्लानि की वजह से दीपा से इतने दिनों बाद मिलने और एक साथ समय बिताने के बाद भी अंत तक अपनी प्रेम या अतीत के बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता, जबकि दीपा उसके कुछ कहने का इंतज़ार कर रही होती है। निशित से मिलने के बाद उसकी विचारधारा बदल जाती है, अर्थात दीपक की विचारधारा बदल जाती है। वह निशित और अपने प्रेम को महसूस करने लगती है। पुनः उसकी नज़रों में प्रेम की परिभाषा बदल जाती है। अब वह स्वयं से संजय और अपने प्रेम के संबंध में विचार करती है। तो अब संजय और उसके प्रेम के बारे में सोच रही है दीपा। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भावना है वह प्यार नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशित को खोकर मैं चूर चूर हो गई थी। सारा संसार मुझे वीरान नज़र आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से मुझे जिला दिया और मेरा जो मुरझाया हुआ मरा हुआ मन था वो हरा हो गया। मैं कृतकृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो इस तरह से वह अपने डायरी में इन बातों को लिख रही है, जिसको हमें बताया गया है। तो कलकत्ता में 2-3 दिन रहने और इंटरव्यू देने के बाद जब दीपा वापस कानपुर लौटती है तो इस बीच में वह स्वयं आंतरिक द्वंद्वों के बीच जूझती हुई अंत तक यह निर्णय ही नहीं कर पाती कि उसे क्या करना चाहिए, निशित या संजय। अचानक संजय को सामने देख उसे अपने वर्तमान का भान हो जाता है कि संजय इसका वर्तमान है और निशित उसका अतीत। इस प्रकार संजय के अधरों का स्पर्श महसूस कर उसे पुनः एहसास होता है कि यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। शेष सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था। संजय के बारे में देख लेते हैं। संजय एक ऐसा प्रेमी है जो हमेशा प्रसन्न और संवेदनशील रहता है। वह समय पर न आ पाने पर भी दीपा के मन से बसा हुआ है और निशित दूसरे प्रकार का एक मौन प्रेमी है।
वह अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर पाने वाला एक ऐसा प्रेमी है जो प्रेम का नाम लिए बिना प्रेमिका के लिए अथक दौड़ भाग करके उसे नौकरी दिलाता है। निशित दीपा से वर्षों पहले अलग होने के बावजूद शादी नहीं करता है और न ही दीपा से मिलने के बाद किसी तरह की सफाई देता है और न ही अपने प्रेम का इजहार करता है। तो निशित और संजय, इन दोनों को व्यक्तित्व को हम समझ सकते हैं। तो जहां निशित दीपा का स्पर्श भी नहीं करता और न ही भावी योजना की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ संजय जो है वह दीपा से प्रेम का इजहार करता है, उससे शादी की बात करता है। कलकत्ता से वापस आते समय भी निशित दीपा से कुछ नहीं कह पाता, जबकि दीपा इंतज़ार करती रहती है कि वह कुछ बोले। लेकिन स्टेशन पर ट्रेन के चलने पर निशित के हाथों का हल्का सा स्पर्श दीपा को बहुत कुछ कह जाता है। ऐसे में दोनों प्रेमियों में कौन ज़्यादा निष्ठावान है, इसका पता लगाना दीपा के लिए ही नहीं, किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों प्रेमियों का चरित्र बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। दीपा के बचपन की दोस्त इरा बहुत ही सहज और समझदार है। वह दीपा के कलकत्ता आने पर उसकी सहायता करके एक सच्चे दोस्त की भूमिका अदा करती है और उसे नियुक्ति की सूचना भी पत्र के माध्यम से देती है। तो इसमें हम पात्रों के नाम और उनके चरित्र से अवगत हो गए। अब आगे देखते हैं दोस्तों कहानी के उद्देश्य को। तो यही सच है, कहानी बहुत ही सहज ढंग से एक छोटी सी कहानी और छोटी सी कहानी है और छोटी सी घटना पर ही आगे बढ़ती है। कहानी में दीपा अपने जीवन साथी का चुनाव करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। इसमें किसी भी प्रकार का बाउंडेशन उसके पास नहीं है ना। उसे घर, परिवार, समाज से कुछ लेना देना नहीं होता, न ही किसी को उसके निर्णय से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। तो कहानी में दीपा के पड़ोसी और उसकी बच्ची का जिक्र तो आया है, लेकिन कहानी में परिवार के किसी भी सदस्य का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। वह अर्थात दीपा घर से दूर अकेली कानपुर में रहकर रिसर्च करती है और शोध कार्य के दौरान ही उसकी नौकरी लग जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो दीपा है, न तो वह आर्थिक रूप से कमज़ोर है, न ही किसी बाउंडेशन में है अपनी फैमिली के, है ना। तो दीपा जो है वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है। मतलब यह कि अपनी इच्छा से किसी भी युवक को अपना जीवन साथी चुनने के लिए वह योग्य होती है। ठीक है। तो इस तरह से संपूर्ण कहानी में आधुनिकता का दर्शन दीपा के आंतरिक द्वंद्वों से हम देख सकते हैं और दीपा के मन में अपने निर्णय को लेकर जो परिवर्तन हो रहा है, वह परिवर्तन किसी भौतिक लोभ से नहीं बल्कि स्वाभाविक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। दीपा समझ ही नहीं पा रही है कि वह किसे ज़्यादा और किसे कम प्यार करती है। दीपा द्वारा अपने जीवन का यह निर्णय न कर पाना ही आधुनिकता का मुख्य लक्षण है। तो आधुनिकता के लक्षण में अर्थात हम समझ सकते हैं, बोल सकते हैं कि अपने ही जीवन में निर्णयहीनता की स्थिति ही आज के समय की आधुनिकता को दर्शाता है। लेखिका प्रेम के संबंध में समाज में बनी बनाई परंपरा, जो पारंपरिक धारणा होती है, उसको तोड़ती है। निरी भावुकता से हटकर बदलते हुए जीवन संदर्भों को पूर्वाग्रह मुक्त होकर देखने में लेखिका की दृष्टि बहुत ही बेजोड़ है। वे भावुकता से अलग नारी जीवन के द्वंद्व और दुखों को यथार्थपरक ढंग से चित्रित करती है और कहानी पढ़ते समय हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि कहानी में बनावटीपन है। मन्नू भंडारी जी ने बहुत ही स्वाभाविक रूप से, बहुत ही सहजता से यथार्थ के धरातल पर विचरण करती है और दोनों जो प्रेमियों के बीच द्वंद्वात्मक निर्णय में झूलती दीपा की स्थिति में निर्णय करना किसी के लिए भी कठिन हो जाता है। इस तरह से सिचुएशन यहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो कहानी के अंत में जब दीपा अपने जीवन साथी संबंधी चुनाव को लेकर आंतरिक द्वंद्वों से जूझ रही होती है, तो उस समय उसके मन में निशित को लेकर प्रेम भावना उमड़ रही थी। वह निशित के संदेश का इंतजार भी कर रही थी। निशित का स्पष्ट संदेश न मिलने के कारण वह पुनः अपने आप को अपमानित और ठगी हुई महसूस करने लगती है और इस कारण जो है वह संजय को चुन लेती है।
तो जीवन साथी के चुनाव को लेकर वह स्वयं आंतरिक संघर्ष करती है और वह अतीत की संभावना ढूंढना छोड़ देती है और वर्तमान संजय का वर्ण करती है। दीपा के मन में तिरस्कार की पीड़ा जितनी गहरी थी, क्योंकि पत्र उसे नहीं मिला, पत्र का उत्तर उसने निशिथ ने नहीं दिया, तो तिरस्कार की पीड़ा जितनी गहरी थी उतनी ही तेजी से संजय को वह आलिंगन करती थी। यही सच है, कहानी केवल कहानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यथार्थ जीवन की आधुनिक झांकी भी प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है कई सवाल हमारे सामने उठाते हैं। और ये क्या क्या सवाल है इसको देख लेते हैं। क्या प्रेम कोई स्थिर धारणा है? क्या किसी के प्रति एक निष्ठता ही प्रेम का रूप है? आखिर प्रेम का रूप क्या है? प्रेम सहज कल्पना के रूप में हो सकता है, और यह कहना सही है कि प्रेम एक सहज कल्पना के रूप में हो सकता है। प्रेम परिचय से भी जन्म लेता है, तो सहज स्वाभाविक मैत्रीपूर्ण अंतरंगता का नाम ही क्या है? प्रेम है। तो दीपा के लिए संजय का प्रेम इसी प्रकार का प्रेम था जिसे वह अंत में स्वीकार कर लेती है, और दीपा के निर्णयहीनता की स्थिति और अंत में संजय को ही प्रेमी मान लेना इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि पुनः निशिथ से मिलने पर उसके मन में द्वंद्व नहीं चलेगा। इसलिए कहानी में आगे क्या होगा इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता है, और यही जो है अनिश्चितता का सौंदर्य इस कहानी को जीवंत बना देता है। देखते हैं दोस्तों कहानी के शिल्प की तरफ। तो यही सच है, कहानी वास्तव में कहानी कम है और दीपा के अंतर्मन की वास्तविक अनुभव हमें ज़्यादा लगती है। कहानी दो स्थानों के बीच भ्रमण करती है, और कहानी में संजय दीपा का वर्तमान है तो निशिथ दीपा का अतीत, और दोनों में ही दीपा के लिए भविष्य को लेकर अलग अलग सपने होते हैं। मन्नू भंडारी जी ने बहुत ही सहजता से स्त्री मन की गहराई और उसके चुनाव को लेकर स्त्री मन में उठने वाले अंतर्द्वंद्वों को बहुत ही तटस्थता के साथ चित्रित किया है। भाषा बहुत ही सहज, प्रवाहपूर्ण और बोधगम्य है। एक प्रसंग को हम देख सकते हैं भाषा को पहचानने के लिए। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है, वहाँ ईरा को छोड़कर मैं किसी को जानती भी नहीं। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है, तो असहाय सी मैं कहती हूँ। इस तरह से वह डायरी में लिखी है। आगे संजय कहता है, और किसी को नहीं जानती? फिर मेरे चेहरे पर नज़रें गड़ाकर पूछता है, निशिथ भी तो वही है क्या? तो मुझे क्या करना है उससे? मैं एकदम ही भन्नाकर यह जवाब देती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि अब वह यही बात करेगा। तो इस तरह से इसमें हम शिल्प को देख सकते हैं। तो शिल्प की दृष्टि से यह कहानी सहज और बोधगम्य प्रतीत होती है। भाषा, शब्द योजना और संवाद पात्रों को जीवंत बना देते हैं। इस प्रकार कहानी पाठकों के अनुकूल, सहज और मार्मिक अंदाज बयां करती है। इस कहानी को बहुत ही आसानी से जो पाठक गण हैं वे समझ सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों निष्कर्ष पर। तो मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है, दीपा के मनोवृत्तियों से संचालित होती है। पढ़ी लिखी और समझदार स्त्री के मन में चल रहे आंतरिक द्वंद्व को मन्नू भंडारी ने बहुत ही सहजता से पढ़ने की कोशिश की है, और दीपक की मन स्थिति की जटिलताओं का कारण यह है कि इसे खुद ही नहीं मालूम कि उसे कौन ज़्यादा पसंद है, निशिथ या संजय। वह अपने मन के आवेग के कारण संजय और निशिथ दोनों के अलग अलग सामने आने पर इच्छित व्यक्ति के प्रवाह में स्वयं ढल जाती है। अर्थात जब संजय आता है, संजय बातूनी है और अच्छे से पेश आता है, हर चीज़ का इजहार कर देता है, तो उसके अनुकूल हो जाती है दीपा। और निशिथ गुमसुम रहता है, अपनी बातों को अच्छे से नहीं बोल पाता, उनके भी अनुकूल दीपा हो जाती है। तो नई कहानीकार मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है, स्त्री मन के प्रेम की सहजता पर आधारित है, और यहाँ स्त्री मन के प्रेम संबंधों और प्रेम की वजह से चल रहे स्त्री मन के अंतर्द्वंद्वों को उभारने की यहाँ पर कोशिश की गई है। एक बार जब उन्हें पुनः निशिथ से अपमान का बोध होता है तो संजय को गले लगा लेती है
और उसे संजय का स्पर्श महसूस होता है तो वह स्वीकार करती है कि यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है और जो पुराना था वह सब झूठ था, भ्रम था। तो इस तरह से दोस्तों हमने यही सच है नामक कहानी को बहुत अच्छे से देख लिया। एक बात और है, इस कहानी के निष्कर्ष में हम देख सकते हैं कि जो पुरातन धारणा बन गई थी, जैसे कि प्रेम केवल एक बार हो सकता है, ये कहा जाता है, तो इस धारणा को कहानी के माध्यम से प्रेम के इस बने बनाए पारंपरिक ढांचे को बहुत ही सहजता से यह जो कहानी है वह तोड़ देती है और कहानी में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटती है, फिर भी छोटी छोटी परिस्थितियों से मन स्थिति बदलती रहती है। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कहानी के विश्लेषण को देखा, निश्चय ही आपको समझ आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो यह अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो बहुत ही आसानी से आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।